What is the sum of all natural numbers between 100 and 400 which are divisible by 13? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लग रहा है। 100 से 400 के बीच में 13 के सारे मल्टीपल्स का सम निकालना है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दूं मैं पहले। हाँ, सबसे पहले तो नंबर्स हमें खोजने होंगे। सबसे छोटा नंबर 104 से बड़ा कौन सा होगा? 100 से बड़ा 104 होगा, पहला नंबर जो 13 से डिविजिबल है। फिर क्या आएगा? 117, 130, कहाँ तक जाना है हमें? 400 से छोटा ऐसा नंबर चाहिए जो 13 से डिविजिबल हो। 390 होगा सीधा सीधा, 13 गुना 30 390। तब यह हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देख के दिख रहा है ये 3 तरह करके डिफरेंस हमारा बढ़ता जा रहा है। ऐसे अगर सम करना चाहोगे तो बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो उसका पहला टर्म हमारे पास क्या है? a 104 है, d कितना है? 13 है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है अब, है ना। n अगर मिल जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, सम इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, या सम इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों में कोई भी फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए सिर्फ n। n कैसे निकाल सकते हैं? यह हमारा पहला टर्म 104 है, फिर 104 प्लस 13 है, 104 प्लस 2 गुना 13 है। इस तरह से जब हम लोग जाएंगे तो कितना बचेगा? 104 प्लस 286। 286 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 22 गुना 13। ठीक है, तो हमारा n कितना आ जाएगा? 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। n भी मिल गया। n जब मिल गया तब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों फॉर्मूलास में, पता है ना। इसमें अगर 2a प्लस n माइनस 1d जो है ब्रैकेट के अंदर, इसको अगर लिखा जाए a प्लस a इंटू n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये a प्लस n माइनस 1d क्या होता है? ये l होता है, तो a प्लस l आ जाता है ना। ये दोनों फॉर्मूला बिल्कुल एक ही है। अब हमें ज़्यादा कंफर्टेबल ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, क्योंकि हमें a पता है, l पता है, n भी पता है, तो d को छोड़ देते हैं हम लोग। तो हमारा सम क्या आ जाएगा? n बाई 2 मतलब 23 बाई 2 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 104 प्लस 390। 104 प्लस 390 कितना आ जाएगा यार? 23 इंटू 494 बाई 2, ये कितना आ जाएगा? 494 बाई 2, ये कितना हो गया? 23 इंटू 247। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं अब हम लोग। कितना आ जाएगा? लास्ट में 1 आना चाहिए, तो यह हो गया a या d में से कोई होगा, बाकी दो में तो लास्ट में 1 नहीं है। मल्टीप्लाई कर दूं या निकाल लोगे? मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होगा, चेक कर लेना। सीरीज का क्वेश्चन है ये, सीरीज का सम निकालना है। कौन सी सीरीज है, समझ में आ रहा है क्या? 1 बाई 2 1 इंटू 1 बाई 2 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई 4 इंटू 7। अजीब सी सीरीज है। देखो, इसका पहला टर्म देखो और तीसरा टर्म देखो, सिमिलर है। 1 इंटू 2 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4, है ना। फिर इसके बाद पांचवा क्या आएगा? 4 इंटू 5, फिर क्या आएगा? 5 इंटू 6,
और उसी तरह से दूसरा टर्म देखो, दूसरा 1 इंटू 4, फिर चौथा 4 इंटू 7, फिर 7 इंटू 10, मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा है। अब ना ये दो पार्ट में अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए, पहले टर्म की सीरीज और मतलब ऑड नंबर वाले टर्म की सीरीज और इवन नंबर वाले टर्म की सीरीज, तो कुछ सिंपल हो जाएगा। तो पहली सीरीज को यदि मैं A1 बोलूँ तो क्या होगा, 1 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें कितने टर्म्स होंगे, 10 टर्म्स। और वैसे दूसरी सीरीज की अगर बात करें इवन नंबर वाले टर्म्स की, तो क्या होगा, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें भी 10 टर्म्स होंगे। तब तो 10 प्लस 10 20 टर्म्स टोटल हो जाएंगे। तो अब दो सीरीज अलग अलग लेकर के हम लोग दोनों का सम अगर निकाल दें तो काम हो सकता है ना। तो अगर A1 की बात करें हम लोग, A1 इसका टर्म क्या है, 1 बाई क्या है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, मतलब n इंटू n प्लस 1 हो रहा है। हर एक टर्म इसका क्या हो रहा है, 1 बाई n इंटू n प्लस 1। इसको अगर ब्रेक कर दिया जाए हम लोग तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास दो फैक्टर्स है ना, दो ही फैक्टर हो सकते हैं डिनोमिनेटर के, इसको फैक्टराइज कर दे रहा है, दो अलग अलग पार्ट में बन गए। इस तरह से ब्रेक करने से क्या फ़ायदा हुआ कि अब अगर सारे टर्म्स अगर हम लोग अलग अलग लिखें A1 तो क्या होगा, 1 माइनस 1/2 है ना, n की वैल्यू 1 लेनी है पहले, प्लस दूसरे में क्या है, n की वैल्यू 2 लेनी है, तभी तो 2 इंटू 3 आ रहा था, 1/2 माइनस 1/3, प्लस तीसरे टर्म में क्या लेना है, 1/3 माइनस 1/4। सिंप्लीफाई करके देख लो, किसी को भी आ रहा है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3/4 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 आ जा रहा है ना। इसलिए हम लोग इसको इस तरह से लिख दिए और ये डॉट 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 10 टर्म्स तक आएंगे। लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, n10 होगा हमारे पास, n10 होगा तो क्या होगा, 1/9 माइनस 10 n10 होगा, n10 होगा तो 1/10 माइनस 1/11 हो जाएगा यह, है ना, 1/10 माइनस 1/11। समझ में आ रहा है। अब देखो ये 1/2 कैंसिल होगा, 1/3 कैंसिल होगा, इस तरह से 1/10 इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। इसके पहले क्या आया होगा, 1/n की वैल्यू 9 लेंगे तो 1/9 माइनस 1/10 आया होगा, तो ये 1/10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 1/11। तो हमारे पास A1 में क्या बच गया, 1 माइनस 1/11 इज इक्वल टू 10/11। A1 हमारा अब ऐड हो गया, 10/11 आ गया आराम से। यह इसको अलग अलग लिखता हूँ मैं और बाकी चीज़ों मिटा देता हूँ। अब कोई परेशानी तो नहीं है। अब यह दूसरी वाली जो सीरीज है यह थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल है उससे। क्या है हमारे पास दूसरी सीरीज, 1 + 4, मतलब A2 के टर्म्स अगर लिखूँ मैं तो क्या है, 1/n इंटू n प्लस 3, है ना। इसको इसी तरह से अगर मैं ब्रेक करूँ पिछले वाले के जैसे, 1/n प्लस माइनस 1/n माइनस 1/n प्लस 3, अगर इसको लेता हूँ तो क्या आता है, n प्लस 3 माइनस n डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 3। यह क्या आ गया, 3 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 3। मतलब अगर यहाँ पे मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तब तो हमारा सीरीज बन गया। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला 3 ऊपर वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/n इंटू n प्लस 3 आ गया हमारे पास, आ रहा है। तो मतलब हमारा इसका एक एक टर्म क्या है, 1/3 ऑफ 1/n माइनस 1/n/3 है इसका टर्म्स। समझ में आ रहा है ना कैसे है, यहाँ तक आ गया तब तो बात बन जाएगी। हमारे पास क्या है, 1/3
1/n माइनस 1/n+3, ये सारे टर्म्स हैं। तो यदि मैं इसको सारे 10 टर्म को लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1/4 प्लस n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 1/2 माइनस n+3 कितना हो जाएगा 1/5। नहीं, यह तो गलत आ रहा है। फोर और 7 न लेना होगा हमें, है ना। n की वैल्यू 1 2 3 4 लगातार नहीं जाएगी, 3 3 करके बढ़ती चली जाएगी। AP में चल रहा है यह। n की वैल्यू 3 3 करके बढ़ेगी, तब तो हमारा बात होगा ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/7 माइनस 1/10, इस तरह से चलते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या आएगा, n की वैल्यू हमारे पास 3 3 करके बढ़ी थी, मतलब 27, मतलब 9 इंटू 3 प्लस 1 होगा, मतलब 28 होगा लास्ट टर्म। 1/28 माइनस 1/31, है ना। अब ये सारे बीच वाले टर्म फिर से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा क्या 1 माइनस 1/31, 1/3, 1 माइनस 1/31, यह क्या हो जाएगा 30/31, फिर 1/3 भी है तो 10/31 आ जाएगा हमारे पास। 82 जो होगा यह हो गया 10/31। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, A1 और A2 को। A1 A2 जब ऐड कर दिया हमारा काम बन गया। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 10/11 प्लस 10/31। 10 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, आसान होगा। 1/10 प्लस 1/11 प्लस 1/31, ये कितना होगा 10 इंटू 31 प्लस 11 डिवाइड बाय 31 इंटू 11, यह कितना हो जाएगा 420 डिवाइड बाय 341, ऑप्शन डी। Thousand solid metallic spheres of diameter 6 cm each are melted and recast into new solid sphere. The diameter of the new sphere is, मतलब हमारे पास छोटे छोटे स्फीयर हैं, 1000 स्फीयर हैं, उन सबको मिला करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया जाता है। तो क्या होगा, है ना, ऐसे छोटे छोटे स्फीयर 1000 हैं हमारे पास। सबका डायमीटर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। इन सब का वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई इंटू 216। 1000 स्फीयर का वॉल्यूम, एक 1000 स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 1000 गुना 216 गुना 4/3 पाई, यही आएगा ना। और नया स्फीयर जो आएगा हमारा, उसका रेडियस का अगर कैपिटल आर मान लिया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम पहले से ज़्यादा हो गया है, इज इक्वल टू, यह छोटे वाले पुराने वॉल्यूम सभी 1000 स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा 1000 गुना 216 गुना 4/3 पाई। 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, हमें बच गया आर क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू 216। तो हमें आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 60, है ना। ये 1010 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, मतलब आर क्यूब इज इक्वल टू 10 क्यूब इंटू 6 क्यूब। तो हम लोग सीधा सीधा r इज इक्वल टू 10 इंटू 6 लिख सकते हैं। हमारा आंसर आ गया 60। Let ABCDEF is a prism whose base is a right angle triangle where the sides adjacent
to 90 degree are 9 centimeter and 12 centimeter. If the cost of painting the prism is rupees 151.20 at the rate of 20 paise per square centimeter, the height of the prism is. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन का, कुछ खास तो नहीं है, बन जाना चाहिए। ट्राई किया है? नहीं किया है तो ट्राई कर लो। ऑप्शन 18 आंसर आ रहा है या नहीं? जिनसे नहीं बन रहा है वो लोग ध्यान दें। देखिए हमें क्या दिया है, प्रिज्म का बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ इस तरह का है ना। प्रिज्म इस तरह का है, या इसके अंदर मान लो स्क्रीन के अंदर घुसा हुआ है, लंबा लंबा है, ठीक है। और क्या दिया है हमें, दोनों साइड्स हमारे पास है 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तीसरा साइड 15 होगा। दिख रहा है या कैलकुलेट करना पड़ रहा है? पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारे पास 3, 4, 5 होते हैं, है ना। अगर तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9, 12 और 15 आता है। यहीं से मैंने लिख दिया सीधा 3, 4, 15 होगा तीसरा साइड। अब एरिया निकाल देना है प्रिज्म का। इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 9 इंटू 12, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू, ऐसे दो ट्रायंगल हैं, दोनों एंड पे दो ट्रायंगल, एक इधर से एक इधर से, है ना। और बाकी सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस का एरिया, इसका पेरीमीटर 9 + 12 21 + 15 36 इंटू हाइट h। यह एरिया है। पूरे एरिया को पेंट किया गया है 20 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से, तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। सीधा सीधा मैंने कॉस्ट निकाल दिया, पहले एरिया निकाल लिया एक साइड का, फिर लेटरल दोनों चारों बगल एरिया निकाल दिया, है ना, और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 151.2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ज़्यादा शॉर्टकट में तो नहीं जा रहा हूँ मैं, इतने ही शॉर्टकट में आपको भी जाना है। यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा, या 108 आएगा प्लस 36h इज इक्वल टू 2 को इधर ला के इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 756, है ना। डेसिमल दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देना। मतलब हमारे पास 36h इज इक्वल टू कितना आ गया 648। यहाँ से h की वैल्यू 18 आनी है, 18 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन पढ़ के अगर इमेजिन कर पाए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तब तो बन गया। अगर इमेजिन नहीं कर पाए क्या है ये ABCDEF जो दिया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाना था। ओके, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज 70% ऑफ द अदर डायगोनल। What is the ratio of area of rhombus to the square of length of the larger diagonal? क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक रोम्बस हमें दिया हुआ है, उसका एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का 70% है, तो उसका एरिया निकालना है और डायगोनल के स्क्वायर का रेशियो निकालना है, एरिया का और डायगोनल के स्क्वायर के रेशियो का। सबसे पहले तो एक डायगोनल बना लेना है, रोम्बस बना लेना है। कुछ इस तरह का हमारे पास रोम्बस है ना। इसका एक डायगोनल यदि D है तो दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा 0.7D, है ना। पहले डायगोनल का 70% है दूसरा डायगोनल, मतलब यह वाला डायगोनल जो है यह लंबा है, छोटा वाला जो है उसका 70% है, 0.7D। हमें रेशियो किसका निकालना है, एरिया और लार्जर डायगोनल का। लार्जर डायगोनल कौन सा होने वाला है हमारे पास, ऑफकोर्स D बड़ा है, 0.7D तो छोटा हो जाएगा। तो एरिया डिवाइड बाय D स्क्वायर का रेशियो हमें निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायगोनल। रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। याद है ना फॉर्मूला नहीं याद है तब तो अटक जाएंगे। तो हमारे पास D1 की वैल्यू D है, D2 की वैल्यू 0.7D है, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है D स्क्वायर। स्क्वायर और D तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 0.7/2 इज इक्वल टू 7/20। मतलब रेशियो क्या आ गया हमारे पास 7:20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये।
दो क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 5:5:8 इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द इक्वल साइड्स। मतलब क्या है, हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस है, तभी तो दो साइड्स का रेशियो, लेंथ का रेशियो बराबर होगा। कुछ इस तरह की ट्राइंगल है ना। इक्वल साइड्स का लेंथ का रेशियो 5:5 है, तो 5x और 5x दोनों साइड अगर मान लेते हैं हम लोग, तो दूसरा साइड हमारे पास 8x आएगा। ठीक है, ट्राइंगल का तीनों साइड हमें पता है, इसका एरिया निकालना है। हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकालोगे तो उलझ जाओगे, है ना। मैं बोलूँगा इसका बाइसेक्टर खींच दो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 5x है, या 3x होगा। अगर इतना कर दिया तो हमारे पास एरिया आराम से आ गया 1/2 इंटू बेस 8x इंटू हाइट 3x इज इक्वल टू 12। मतलब यह क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू जब 1 मिल गई तब फिर 5x की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कितना आसान हो गया। यदि हीरोन फॉर्मूला में घुसने की कोशिश करोगे तब तो फिर कैलकुलेट करते रह जाएंगे, सेमी पेरीमीटर निकालो, s-a1 निकालो, s-a2 निकालो, और फिर बनाते रहो, बहुत लंबा हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है। A line cuts two concentric circles. The lengths of the chord formed by that line on the two circles are 4 cm and 16 cm. What is the difference in centimeter square in squares of the radii of two circles? मतलब क्या, हमारे पास कोई दो सर्किल हैं, ये एक छोटी सर्किल है, एक बड़ी सर्किल, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों के सेंटर एक ही जगह पे हैं, है ना। मान लो यह सेंटर है इसका, दोनों का सेंटर एक ही जगह है। एक लाइन है जो दोनों को टच करती है, कट करती है इस तरीके से। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, मतलब छोटा वाला ही 4 होगा, बड़ा वाला 16 होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको अगर सेंटर से कॉर्ड का बाइसेक्टर को अगर सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये 90 डिग्री की एंगल बनती है, याद है या? बिल्कुल याद है, इसमें तो भूलने वाली कोई बात नहीं है। तो ये छोटा वाला 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है हमारे पास, 16 का हाफ 8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 8 में से 2 उधर है, यह 6 बच जाएगा। यह 6 है ना। अब यहाँ इस सेंटर को इस पॉइंट से और सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाए। बड़ा रेडियस कैपिटल आर, छोटा रेडियस स्मॉल आर। इसको कुछ एक एक्स मान लेते हैं परपेंडिकुलर को। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल कुछ इस तरह की है, उल्टा क्यों बना रहा हूं मैं ट्रायंगल को। पहली ट्रायंगल जो छोटी वाली है वह इस तरह की राइट ट्रायंगल है, ये 2 है, ये r है, ये x है। और जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसका x तो सेम है ना। डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है पर समझ में तो आ रहा है। यह 8 है, ये कैपिटल R है, यह x है। तो पाइथागोरस से अगर हम लोग यहाँ से स्मॉल r निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यह कैपिटल R निकालें तो 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो निकाल दो ना। 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यह x हमारा कैंसिल हो गया। 64 में से 4 चला गया तो बच गया हमारे पास 60, ऑप्शन सी। कोई मुश्किल तो नहीं था।